रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान को अपना ही फ़ैसला महंगा पड़ गया। अब वो फ़ैसला क्या था और वो फ़ैसला बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान ने कब और क्यों किया था, एक तो इस ख़बर की जो डिटेल्स हैं वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर में हम बात करेंगे जो आज उमर अयूब ख़ान जो कि अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, उनकी जो मुलाकात हुई है अमरीकी सफ़ीर के साथ। इस मुलाकात में पीटीआई के रहनुमाओं ने क्या शिकायत की है, किसकी शिकायत की है और उस शिकायत का बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के साथ ताल्लुक़ क्या है। यानी ख़ुलासा ये है कि इमरान ख़ान के लिए इस मुलाकात में पीटीआई के रहनुमाओं ने अमरीकी सफ़ीर से क्या मुलाकात की है। तो इस मुलाकात के हवाले से जो अहम डिटेल्स आप देखने वाले, आप नाज़रीन जानना चाहते हैं, उसकी तफ़सीलात भी आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और फिर शेर वदर मरवत साहब के हवाले से भी एक अहम ख़बर है। आप नाज़रीन जानते हैं कि उन्हें इमरान ख़ान की तरफ से पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन नामज़द किया गया था, लेकिन हुकूमत ने मुज़ाहमत की, रजिस्ट किया। शेर अफजल मरवत को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाने से नया नाम मांगा गया। तहरीक इंसाफ से कहा गया कि नया नाम दे दें, मरवत को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया जाएगा। तो उसके बाद फिर अचानक से हामिद खान का नाम भी आया, फिर एक और नाम भी सामने आया पीटीआई के रहनुमा का, लेकिन अब शेख वकास अकरम को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाने का फ़ैसला किया गया है। यह फ़ैसला कैसे हुआ? ये मरवत साहब का जो नाम आया, उनका नाम कैसे निकला पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो उनकी नॉमिनेशन हुई थी, उनका नाम निकाल के वकास, शेख वकास का नाम कैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए प्रपोज़ किया गया या उन्हें पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाने का फ़ैसला किया गया, इस हवाले से भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। वो कहानी क्या है और फिर मरवत साहब का अपने पार्टी के रहनुमाओं का गिरेबान पकड़ना, इस मामले पर भी आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से दरख्वास्त करेंगे जिनकी तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, दरख्वास्त होगी कि हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ हमारे इस प्रोग्राम को आपने जितना आपसे हो सके आपने शेयर भी करना है। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जो अमरीकी सफ़ीर के साथ पीटीआई के रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। वैसे तो ये मुलाकात जो है वो अपोजिशन जो लीडर हैं कौमी असम्बली के उमर अयूब ख़ान साहब, उनके चैम्बर में हुई, लेकिन इस मुलाकात में जो पीटीआई के रहनुमा हैं असद कैसर साहब, उनको भी बुलाया गया। इस मुलाकात में और जो थे वो अपने बैरिस्टर गौर साहब थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, और तीसरी शख्सियत इसमें उमर अयूब के अलावा तीसरी शख्सियत थे वो रऊफ़ हसन साहब थे। अब रऊफ़ हसन साहब सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन ऐसी शख्सियत हैं जो ऑन रिकॉर्ड 2 मुलाकातें हुई हैं अमरीकी सफ़ीर के साथ या दीगर सुफरा के साथ पीटीआई के रहनुमाओं की, उसमें रऊफ़ हसन वो शख्सियत हैं जो कि पहली मुलाकात में भी मौजूद थे, ऑन रिकॉर्ड जो मुलाकात हुई थी उसमें भी मौजूद थे। और पहली मुलाकात में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है अली ज़फ़र साहब थे और उसके साथ शाह महमूद कुरैशी साहब थे। तो ये जो दूसरी ऑन रिकॉर्ड मुलाकात हुई अमरीकी सफ़ीर के साथ, इसमें भी रऊफ़ हसन साहब मौजूद थे। अब इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी, इस पर आने से पहले जब ये मुलाकात हुई तो पार्लियामेंट हाउस में मौजूद जो सहाफ़ी थे वो भी इस मुलाकात पे नज़र रखे हुए थे, जानते थे इस मुलाकात की अहमियत क्या है, मौजूदा हालात में इस मुलाकात की अहमियत क्यों बढ़ जाती है जब ये अफवाहें चल रही हैं, जब ये अफवाहों की जो फैक्ट्रियों की जो चिमनियाँ हैं वो धुआं निकाले जा रही हैं, ये चहमगोइयाँ शहर इक़्तिदार में की जा रही हैं कि इमरान ख़ान साहब के लिए डील मांगी जा रही है या इमरान ख़ान से डील मांगी जा रही है कि सेफ पैसे दिया जाए। तो जितनी भी ये चहमगोइयाँ चल रही थी, इस दौरान इस किस्म की मुलाकात की अहमियत ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो सहाफ़ी भी मौजूद थे और इस मुलाकात के बाद जब अमरीकी सफ़ीर वहाँ से जाने लगे तो सवालात किए। सहाफ़ियों ने अमरीकी सफ़ीर से पूछा कि क्या ये इमरान ख़ान की रिहाई के हवाले से मुलाकात थी। और फिर दूसरा जो पिछले दिनों पीटीआई के रहनुमाओं ने, मरवत साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान की बेसिस अमरीका को दी जा रही हैं, वो सवाल भी पूछा गया, क्या अमरीका की बेसिस के हवाले से
कोई ये मुलाकात में पेशरफ्त हुई है या बातचीत हुई है, लेकिन अमरीकी सफ़ीर ने इन सवालों का जवाब नहीं दिया। उमर अयूब साहब ने इसका जवाब दिया, लेकिन उमर अयूब साहब ने जवाब कैसे दिया, उस पे आने से पहले ये जो मुलाकात थी, इस मुलाकात का अमरीकी तर्जुमान ने एलामिया भी जारी किया, क्योंकि डिप्लोमेट हैं डोनाल्ड ब्लूम, उनकी मुलाकात उमर अयूब साहब के साथ होती है, तो डिप्लोमेट लैंग्वेज में उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की, एलामिया जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि अमरीकी सफ़ीर की उमर अयूब के साथ इस मुलाकात में जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं, जो मसाइल हैं, उस पर गुफ्तगू की गई। पूरा जो उनका एलामिया है, जो प्रेस रिलीज़ है, उसमें उसका ख़ुलासा यही है। लेकिन इसमें उमर अयूब साहब से पूछा गया, उन्होंने कहा जी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए मुलाकात हुई है। उमर अयूब साहब ने कहा कि इस मुलाकात में जो है वो वजारत ख़ारजा के वसासत से मुलाकात हुई। वजारत ख़ारजा ने कहा था कि अमरीकी सफ़ीर आपके साथ मुलाकात करना चाहते हैं, तो वजारत ख़ारजा के कहने के ऊपर मुलाकात की। तो ये एक तरीका कार होता है जो बता रहे थे उमर अयूब साहब। लेकिन यहाँ पे जो पीटीआई का अपना बयानिया था माजी में कि अमरीकी सफ़ीर के साथ मिल के इमरान खान कहते थे कि उनके अपोजिशन ने उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की, तो आज तो अपोजिशन में तहरीक इंसाफ बैठी है, आज अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठी है, अमरीकी सफ़ीर के साथ मुलाकात कर रही है। तो फिर जब आपको उस वक्त एतराज़ था, तो आज आप ये मुलाकात क्यों कर रहे हैं? मैं सिर्फ बयानी की बात कर रहा हूँ, मुखालफत नहीं कर रहा। हम उस वक्त भी कहते हैं कि मुलाकातें होती रहती हैं, ये मुलाकातें इजाज़त के साथ होती हैं, बग़ैर इजाज़त के मुलाकात नहीं होती। वजारत ख़ारजा मुकम्मल तौर पर लूप में होती है। किसी भी मुल्क का सफ़ीर वजारत ख़ारजा की इजाज़त के बगैर किसी के साथ मुलाकात नहीं कर सकता। लेकिन खान साहब ने बयानिया बनाया, चले वो बयानिया छोड़ दें। खान साहब क्या कहते थे उस वक्त, क्या कहते थे, आज जिसकी मुखालफत करते थे, आज उनकी जमात वही कुछ कर रही है, उसी पे आ जाते हैं। गलत है दुरुस्त है, ये आप देखने वालों पे छोड़ देते हैं। उमर अयूब साहब कहते हैं कि इस मुलाकात में अमरीकी बेसिस के हवाले से कोई बात नहीं हुई। अब यहाँ भी इन्होंने अपना बयानिया दफन किया। उमर अयूब साहब ने झूठा बयानिया था, खुद ही दफन कर दिया। जो अमरीकी अड्डों के हवाले से बात की शेर अज़म मरवत ने कि 2 अड्डे अमरीका को दे दिए गए हैं, तो अगर 2 अड्डे दे दिए गए थे, पीटीआई ने एलामिया भी जारी किया, मरवत साहब ने स्टेटमेंट दिया, तो आज अमरीकी सफ़ीर के साथ मुलाकात में बात करते ना अमरीकी अड्डों की, क्यों नहीं बात की? अगर आप सच्चे थे, आपका बयानिया ठीक था, आप मीडिया को इस्तेमाल कर रहे थे, तो आज अमरीकी सफ़ीर के साथ उन बेसिस की बात करते क्यों नहीं की? लेकिन एतराफ़ किया उमर अयूब साहब ने, तो नहीं एतराफ़ किया कि इस पर बात हुई, सिर्फ इतना कह दिया आइन और कानून की बालादस्ती के लिए मुलाकात की। लेकिन असल बात, जो असल कहानी है, वो असद कैसर साहब ने बताई। असद कैसर साहब ने बताया कि इस मुलाकात में पहले तो उन्होंने कहा असद कैसर साहब ने कि अमरीकी सफ़ीर जिसके साथ चाहे मुलाकात कर सकता है। तो माजी में जब अमरीकी सफ़ीर मुलाकात कर रहे थे, तब आपको क्यों एतराज़ था? आज चूँकि आपके साथ मुलाकात करें, तो आप कह रहे हैं कि उसकी मर्ज़ी अमरीकी सफ़ीर की, जिसके साथ मुलाकात करे तो उसकी मर्ज़ी नहीं है। अगर सुफरा को, गैर मुल्की ममालिक के सुफरा को इस तरीके से मुलाकात करने की इजाज़त दे दी जाए, तो फिर आपके मुल्क का निज़ाम क्या बचेगा? राह साहब भी, निज़ाम भी नहीं रहेगा। लेकिन बहरहाल मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए असद कैसर साहब ने बता दिया कि इस मुलाकात में हमने अपने जो मसाइल हैं वो अमरीकी सफ़ीर को बताए हैं। अब पीटीआई के मसाइल क्या हैं? पीटीआई का मसला है कि इमरान खान साहब जेल से निकले। पीटीआई का मसला यह है कि इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात ख़त्म कर दी जाएँ। पीटीआई का मसला यह है कि इलेक्शन जो हो चुके हैं, जिसके नतीजे में केपीके में उनकी हुकूमत बन चुकी है, बाकी सूबों में दीगर सियासी जमातों की हुकूमतें बन चुकी हैं, मरकज़ में इत्तेहादी हुकूमत बन चुकी है। पीटीआई का मसला यह है कि हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में नहीं जाते, आप ये इलेक्शन ख़त्म करा दें और दोबारा नए सिरे से इलेक्शन करवा दें। यानी वो जो एक बयानिया तरीके इंसाफ का अमरीकी ग़ुलामी से निजात हासिल करेंगे, तो आज मुल्की इदारों की जो शिकायत है इमरान खान की रिहाई के लिए, पीटीआई की ग्रोथ के लिए, दोबारा से 9 मई के बाद तो पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ, या पीटीआई ने अपने साथ जो कुछ किया, वो मसाइल अमरीकी ग़ुलामी से जो निजात हासिल करनी थी, उन्हीं के सामने रख के उनको मसाइल बता रहे थे और हाथ जोड़ के सारे बैठे थे। तो ये है मुलाकात की टोटल अंदरूनी कहानी कि अमेरिका से मदद तलब की जा रही है। अमरीकी सफ़ीर से कहा जा रहा है कि खान साहब को रिहाई दिलवाएं, केसेस ख़त्म कराएं, हमारी मदद करें, हमारी सपोर्ट करें। ये तो निकले थे अगयार की ग़ुलामी से निजात हासिल करने, और आज अगयार से ही अपने लीडर के लिए मदद मांग रहे थे, अपनी पार्टी के लिए मदद मांग रहे थे, पार्टी के बानी चेयरमैन के लिए मदद मांग रहे थे।
تو یہاں پہ ہم نے مروت صاحب کا بھی ذکر کیا، تو مروت صاحب کا بھی یہیں پہ ذکر کر لیں۔ تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنانے کا تو خان صاحب نے مزاحمت کی سیاست دکھائی، اور مروت صاحب کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنانے کا خان صاحب نے کہہ دیا۔ ٹھیک ہے، حکومت نے کہا کہ ہم نہیں بناتے، نیا نام دے دیں، تو نیا نام تو چلتا رہا لیکن اس پہ اتفاق نہیں ہو رہا تھا۔ اب اچانک سے پھر خان صاحب نے یہ فیصلہ کیوں تبدیل کر لیا؟ اس کی وجہ ناظرین یہ بنی ہے، جو اس فیصلے کی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے، وہ یہ کہ چند دن پہلے جو مروت صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا سعودی عرب کے حوالے سے کہ جو رجیم چینج ہوئی اس میں عمران خان کے خلاف سعودی عرب کا بھی ہاتھ تھا، اس پہ خان صاحب نے ناگواری کا اظہار کیا، برمی کا اظہار کیا، ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ تو خان صاحب نے کیونکہ اس ہفتے جو سعودی عرب کے پرنس ہیں محمد بن سلمان، وہ پاکستان میں آ رہے ہیں، اور میں تو ابھی سعودی عرب سے واپس آیا، میں تو ان کے ویژن کے اوپر ان کی سپورٹ کرتا ہوں، ان کی تعریف کرتا ہوں محمد بن سلمان کی۔ ہمیں بھی جس طریقے سے اس نے سعودی عرب کو اوپن کیا انویسٹمنٹ کے لیے، سرمایہ کاری کے لیے، ہمیں بھی پاکستان کو اوپن کرنا چاہیے۔ دل چھوٹا نہیں، دل بڑا کرنا چاہیے ہمیں بھی، ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلق بھی رکھنے چاہیے، برابری کی سطح پہ رکھنے چاہیے۔ لیکن بہرحال عمران خان صاحب کو جب بتایا گیا کہ مروت صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے، تو خان صاحب نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور پھر یہ معاملہ ریفر کر دیا کمیٹی کو، جو سیاسی کمیٹی خان صاحب نے اپنی جماعت کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کے اوپر بنائی، جس کو ہیڈ کرتے ہیں عمر ایوب خان صاحب۔ اس میں عمر ایوب خان اور شبلی فراز صاحب نے اجلاس بلایا تھا اسی معاملے پہ، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے معاملے پہ۔ اب اس میں ووٹنگ کروائی گئی کہ مروت صاحب کو ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، اگر یہ نہ ہوں تو کون ہوں۔ تو اس میں جو سپورٹ کرنے والے تھے مروت صاحب کو، اس میں ایک تھے جناب اسد کیسر صاحب، وہ کہہ رہے تھے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین مروت کو بنایا جائے۔ دوسرے تھے جناب زلفی بخاری صاحب، تیسرے تھے شہریار افریدی صاحب، اور تیسرے تھے شاندانہ گلزار صاحب۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مروت صاحب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین ہوں، لیکن باقی جو سیاسی کمیٹی کے ارکان ہیں ان کی طرف سے مروت کی مخالفت کی گئی، اور مروت کی جگہ پہ نیا نام جو سامنے آیا وہ شیخ وقاص اکرم صاحب کا تھا کہ وہ چیئرمین ہونے چاہیے۔ تو فیصلہ کمیٹی نے کر دیا، خان صاحب نے ریفر کیا، کمیٹی نے فیصلہ کر دیا، خان صاحب اپروول بھی اس کی کر دیں گے۔ لیکن اس پہ اب دیکھیں، جو میں نے تھمبنیل پہ لکھا کہ مروت صاحب نے گریبان پکڑ لیا، کہ اجلاس کس نے بلایا؟ عمران خان صاحب کے کہنے پہ عمر ایوب نے، شبلی فراز نے بلایا۔ جو ان کی حمایت کرنے والے تھے ان کو نکال کے، شاندانہ گلزار، زلفی بخاری، اسد کیسر، شہریار افریدی کو نکال کے، جن لوگوں نے مروت کی مخالفت کی اور شیخ وقاص اکرم کا نام دیا، اب مروت صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ پارٹی کو لوگ ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں۔ خان صاحب نے تو معاملہ پولیٹیکل کمیٹی کو بھجوایا نہیں تھا، اور مروت صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی راجواڑہ نہیں ہے، میں خان صاحب کے ساتھ ملاقات کر کے یہ معاملہ ان کے سامنے رکھوں گا، خان صاحب نے میرا نام واپس نہیں لیا۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں مروت صاحب یہ ٹویٹ کر کے، اسٹیٹمنٹ دے کے، کہ سیاسی کمیٹی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ جھوٹا ہے، سیاسی کمیٹی کا فیصلہ جھوٹا ہے، سیاسی کمیٹی کے وہ ارکان جنہوں نے ان کو ہٹا کے شیخ وقاص اکرم کو پروپوز کیا وہ جھوٹے ہیں۔ تو یہ تو ایک طریقے سے ان لوگوں نے جنہیں نے یہ فیصلہ کیا وقاص اکرم صاحب کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا، مروت صاحب کو ہٹا کے ان کو گریبان سے پکڑنے کے مترادف ہے۔ اب کل جائیں گے مروت صاحب خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں گے تو پتہ لگ جائے گا۔ اور مروت صاحب بھی ماشاءاللہ جولی انسان ہیں، جولی بھی ہیں اور موڈی انسان بھی ہیں۔ تو جب خان صاحب کی طرف سے آ جاتی ہے پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے، پہلے ڈٹ جاتے ہیں، پہلے بیان دے دیتے ہیں۔ ابھی ان سے پوچھا جائے نا مروت صاحب سے بھی کہ آپ نے بھی امریکی بیسس کے حوالے سے آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا، آج تو آپ کے پارٹی کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی بات نہیں کی، تو لگے ہاتھ خان صاحب کے ساتھ یہ بھی بات کر لیجئے گا کہ اڈے دے دیے گئے ہیں جی امریکہ کو، ہمارے لوگوں نے امریکی سفیر کے ساتھ ملاقات کی لیکن ان کے ساتھ گفتگو نہیں ہوئی، تو یہ بات بھی ساتھ میں کر لیں۔ اب اگلی خان صاحب کی خبر پہ آنے سے پہلے ناظرین، کہ خان صاحب کو بڑا جھٹکا کیا لگا ہے، خان صاحب کے خلاف کیا جرم مبینہ طور پہ ثابت ہوا ہے، اور خان صاحب کو کون سا فیصلہ کرنا مہنگا پڑا، اس پہ آنے سے پہلے کیونکہ ہمارا ایک طویل وقفہ رہا آپ دوستوں کے ساتھ ملاقات کا، اس نشست کا، تو کچھ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس ویلاگ میں نہیں، اگلے ویلاگ میں بات کروں جس میں خاص طور پہ قاضی فیصل صاحب کے ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، اس پہ بڑی اہم ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ چیخیں کیوں نکل رہی ہیں، کس بات پہ نکل رہی ہیں اور کتنی نکلیں گی، بھنگڑے بھی ڈالے گئے، وہ 6 ججز کا جو خط تھا اس پہ بھنگڑے ڈالے گئے،
और फिर उसके बाद में भी भंगड़े डाले गए। लेकिन ये झूठे भंगड़े क्यों डाले जा रहे हैं, किस बात पे डाले जा रहे हैं? और फिर गंदम स्कैंडल के ऊपर चले, ये बात इसी में कर लेते हैं। मोहसिन नकवी को लपेटने की बात की जाती है पीटीआई की तरफ से कि मोहसिन नकवी जिम्मेदार हैं, वो पंजाब के वज़ीर आला थे। और भाई गंदम इंपोर्ट करती है वफाकी हुकूमत। पंजाब हुकूमत चाहे वो मुंतखब हो, चाहे वो निगरान हो, चाहे वो किसी डिक्टेटर की बनाई हुकूमत हो, उसका अख्तियार नहीं होता पंजाब हुकूमत का बाहर से ये चीज़ इंपोर्ट करने का। ये वफाकी हुकूमत का अख्तियार है। तो गंदम स्कैंडल का कोई ज़िम्मेदार है तो वफाकी हुकूमत के जो ज़िम्मेदार लोग थे, किरदार थे, उन पर ज़िम्मेदारी आएगी। पंजाब हुकूमत में निगरान सेटअप में चाहे मोहसिन नकवी थे, चाहे कोई और थे, उन पर यह मामला आता नहीं है। हाँ, आपने पर्सनल स्कोर सेट करना है तो कर लें, कितना सेट कर लेंगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं फिर भी बता दूँ, मोहसिन नकवी का ये बाल भी बाका नहीं कर सकते। चले मैं इस हद तक भी बता देता हूँ। अब आ जाते हैं जो खान साहब वाली खबर है कि खान साहब को क्या फ़ैसला करना महंगा पड़ा। इन्होंने सैफर के केस की आपको पता है कि आज समाअत हुई, उसमें दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो स्टेट काउंसिल ने, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ऑफिस ने एक मुतफरक दरख्वास्त अदालत में जमा करवाई है कि वो आज़म खान जो लापता हुए या गुमशुदा हुए, उनके गुमशुदगी के हवाले से ऑफिशियल जो रिकॉर्ड है वो आज स्टेट काउंसिल ने, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ऑफिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दिया है चीफ जस्टिस साहब की अदालत में। और वो जमा कराने की उनको बाकायदा तौर पर इजाज़त दी गई। आपको याद होगा कि आखिरी समाअत पे जस्टिस मियां गुलहसन औरंगज़ेब साहब जो कि इस दो रुकनी बेंच के दूसरे रुकन हैं, सीनियर जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी तरफ से रिकॉर्ड मंगवाया गया था कि आज़म खान जो लापता हुए, जो FIR का इंदराज हुआ, उस हवाले से पुलिस का जो रिकॉर्ड है वो अदालत में पेश किया जाए। तो आज वो रिकॉर्ड भी अदालत में पेश कर दिया गया है। तो अगली समाअत जो कि 8 मई को होनी है, उसका जायज़ा भी लिया जाएगा। लेकिन आज की समाअत की जो ख़ास बात है, जिसमें प्रोसिक्यूटर जो हैं FIA के जनाब जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह साहब, उन्होंने कहा कि चलें इस बात के ऊपर जो सवाल उठता है या जो प्रोसीडिंग जज अबुल हसन जुल्करनैन ने की कि वो ट्रायल दुरुस्त नहीं हुआ, अगर वो बात दुरुस्त भी मान ली जाए, लेकिन जो इमरान खान ने का जुर्म B और C है, जो दूसरा और तीसरा जुर्म है साइफर केस इमरान खान का, वो साबित शुदा है। वो मामला ट्रायल में चाहे फर्स्ट जो बड़ा मरकज़ी जो ऑफेंस है उस पर ये बेशक जो कहते हैं, लेकिन दूसरा तो तीसरा तो साबित शुदा है, खान साहब ने माना हुआ है। हुआ क्या आज की अदालती कार्रवाई में कि हामिद अली शाह साहब ने, न्याब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जो साइफर आता है 6 माह के बाद इसको ज़ाहिर कर दिया जाता है और मुतल्लिका डिपार्टमेंट इस साइफर को, इस क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स को ज़ाहिर करता है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स होता है साइफर का, ये क्लासीफाइड होता है और इस पर स्टैंप लगी होती है। वैसे अभी तक नाज़रीन हामिद अली शाह साहब ने वो दलील अदालत के सामने नहीं रखी कि ये जो PTI के लोग कहते हैं कि साइफर तो वजारत ख़ारजा में पड़ा है, वो जो नाज़रीन साइफर वजारत ख़ारजा में पड़ा है उसका वो मैं कहता हूँ ज़ीरो है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। वजारत ख़ारजा में पड़ा जो साइफर है वो उस वक्त अहमियत का हामिल होता है जब उसकी ट्रांसलेशन करके उसकी कॉपियाँ बनती हैं, क्योंकि वो तो कोडेड लैंग्वेज में है। कोडेड लैंग्वेज में आप और मैं उसको समझ ही नहीं सकते। हाँ, जब उसको आप उस साइफर को डीकोड करके अंग्रेज़ी में उतारेंगे या उर्दू में उतारेंगे, किसी और ज़ुबान में उसका तर्जुमा करेंगे, तो फिर आप उसको समझ पाएंगे कि इसमें क्या लिखा गया है। तो अहमियत उस तर्जुमा की कॉपी की है, उस ओरिजिनल कॉपी की नहीं, जो कि कोडेड फॉर्म में अमेरिका से पाकिस्तान भेजा गया। तो अभी तक ये दलील प्रोसिक्यूटर साहब ने नहीं रखी अदालत के सामने कि असल साइफर बेशक पड़ा है वजारत ख़ारजा में, लेकिन वो कोई पढ़ नहीं सकता, एक्सपर्ट के अलावा उनको उसको कोई नहीं पढ़ सकता। लेकिन जो कॉपी इमरान खान के पास थी वो गुम हुई, वो कब तक कहाँ पहुँची, किसके पास पहुँची, वो तो जिसके पास भी है उसको पढ़ सकता है। यह भी दलील प्रोसिक्यूटर ने पेश नहीं की। और फिर माफ़ कीजिएगा, जस्टिस मियां गुलहसन औरंगज़ेब ने पूछा कि साइफर के हवाले से जो कॉपी मिसिंग होने की बात की जाती है तो खान साहब ने क्या जुर्म किया, कौन से कानून को तोड़ा है। तो इस पर वकील ने कहा, FI के प्रोसिक्यूटर ने, कि ये तो साबित शुदा इमरान खान साहब ने तस्लीम किया कि कॉपी उनके पास थी। जब FI ने इमरान खान को बुलाया तो खान साहब ने अपने YouTube चैनल पे कहा कि कॉपी मुझसे गम हो गई, मुझे दी गई थी, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है। और फिर सलमान सदर साहब जो कि खान साहब के वकील हैं, आज वो भी मुस्तरब नजर आए। उन्होंने जाकर रोस्टम पे कहा कि ये दलाइल ही ख़त्म नहीं कर रहे। FI के प्रोसिक्यूटर ये मामले को तूल दे रहे हैं, तवालत देना चाहते हैं। तो FI के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जनाब आप जो इतने लंबे चौड़े दलाइल देखे गए हैं
جو سوالات اٹھا کے گئے ہیں ان سوالوں کا میں نے اپنے دلائل میں جواب تو دینا ہے. اور ہم بات کرتے تھے ناظرین، ہم بات کرتے تھے کہ سلمان صدر صاحب نے بڑے طویل دلائل دیے ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ جب وہ طویل دلائل دیں گے دوسری طرف سے جواب بھی اتنا ہی طویل آئے گا. لیکن آج سلمان صدر صاحب نے کہا کہ نہیں، ان کو کہے کہ یہ ختم کریں اپنے دلائل، یہ معاملے کو پرولونگ کرنا چاہتے ہیں. تو ایف آئی کے پروسیکیوٹر نے واضح طور پہ کہا کہ میں لمبا نہیں کر رہا، آپ کے سوالوں کا عدالت کو جواب دے رہا ہوں جو آپ سوالات اپنے دلائل میں اٹھا کے گئے. پھر حامد علی شاہ صاحب نے کوئی پاکستانی کورٹس کے، انڈین کورٹس کے فیصلوں کا حوالہ بھی دیا اور کہا کہ سائفر سیکیورٹی سسٹم عام سیکیورٹی سسٹم سے ذرا مختلف ہوتا ہے، جو دیگر ڈاکومنٹس ہوتے ہیں کلاسیفائڈ ان سے مختلف ہوتا ہے. جسٹس گل حسن اورنگ صاحب نے سوال پوچھا کہ جب کاپی سائفر کی آئی تو اس پہ سگنیچر کس نے کیے، کیسے کیے؟ تو اس پہ پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ اعظم خان نے وہ کاپی وصول نہیں کی، نہ ہی اعظم خان نے وصولی کے اوپر دستخط کیا تھا ریسیونگ پہ، وہ سٹاف نے وصول کی تھی، سٹاف نے سگنیچر کیے تھے. اور پھر انہوں نے یہ بھی حوالہ دیا کہ مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کیا، پروسیکیوٹر نے کہا کہ اس سائفر کی حساسیت کو جانتے تھے. تو پروسیکیوٹر نے کہا کہ خان صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل پہ اس بات کا اعتراف کیا کہ سائفر بڑا سیکرٹ ڈاکومنٹس ہوتا ہے، یہ لیک ہو جائے تو پاکستان کے کورٹس پبلک ہو سکتے ہیں. تو جب یوٹیوب چینل کا حوالہ دیا، پی ٹی آئی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کا حوالہ دیا ایف اے کے پروسیکیوٹر نے، تو جج صاحب نے پوچھا کہ یہ گواہی یوٹیوب چینل کا حوالہ دینا یہ شہادت قابل قبول ہوگی؟ تو اس پہ پروسیکیوٹر نے کہا کہ میں اس پر بھی عدالت کو دلائل دوں گا، عدالت کو سیٹسفائیڈ کروں گا کہ یہ شہادت کیوں قابل قبول ہے. تو اس کیس کی سماعت کو ناظرین اب 8 مئی تک ملتوی کر دیا گیا. لیکن ایف اے کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ اگر اس بات کو فرض بھی کر لیں کہ پہلا چارج میں جو تقاضے تھے ٹرائل کے پورے نہیں کیے گئے، لیکن جو دوسرا اور تیسرا چارج ہے عمران خان پہ وہ ثابت شدہ ہے. اب دوسرا اور تیسرا چارج کون سا ہے؟ اس میں ایک تو سمجھ آتی ہے کہ سائفر کی کاپی کو گم کر دینا، وہ چارج ہے. تیسرا چارج کس کی بات کر رہے ہیں وہ میں پھر پروسیکیوٹر سے یا کسی وکیل سے بات کر کے پھر آپ کو بتاؤں گا. مجھے یاد نہیں، کیونکہ 1 مہینے کے وقفے کے بعد بہت ساری چیزیں میں بھول چکا ہوں، ان کو ریکال کرنا پڑے گا. لیکن بہرحال یہ کیس جتنا آسان بتایا جاتا ہے اتنا آسان ہے نہیں. 4-5 سیکشنز ہیں خان صاحب پہ جو لگے ہوئے، جو کہ اپروو قرار دیے گئے ہیں. ان میں سے کتنے ختم ہوں گے، کتنے بچ جائیں گے، یہ عدالتی فیصلے کے بعد ہی پتہ چلے گا. اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ.